लिबेलुला। यह एक अमेरिकी कहानी है। इसे लिखा है पैट्रिसिया एंजेल ने। पैट्रिसिया एंजेल एक कोलंबियाई अमेरिकी रचनाकार है। कहानी का हिंदी अनुवाद ड्रैगनफ्लाई नाम से किया है अनुरोध यादव ने। यह मध्यम पुरुष में लिखी गई दो औरतों की एक नायाब कहानी है। तो चलिए सुनिए कहानी ड्रैगनफ्लाई। पहली बार जब हम मिले तो आपने मुझे चाय के लिए पूछा था। जहां आप रहती थी वहीं आपके अपार्टमेंट के निकट ही एक इटालियन बेकरी थी। वहीं ले जाकर आपने मेरे लिए एक कप कैपुचिनो कॉफी और एक चॉकलेट पेस्ट्री का ऑर्डर दिया। उस वक्त आप मुझे अपने घर नहीं ले जाना चाहती थी। इसका खुलासा आपने महीनों बाद किया जब मुझे अपने घर काम करने के लिए रखा। आप एक बच्चा पैदा करने की तैयारी में थी, इसलिए घर की साफ सफाई के साथ अपने होने वाले बच्चे को दूध वगैरह देने के लिए आपको एक कामवाली की जरूरत थी। आपने कहा कि आप काम देखकर बाद में सैलरी और बढ़ा देंगी। आपने यह भी कहा कि बच्चा पैदा हो जाने पर नर्स के रूप में आप एक आया भी रखेंगी। उस वक्त आपने मेरे कपड़ों के साथ साथ मेरे नाखूनों की तारीफ की और पूछा कि क्या वो नेल पॉलिश मैंने खुद से लगाया है। जब मैंने हाँ कहा तो आपने मुझसे अपने भी नाखूनों पर वैसे ही नेल पॉलिश लगाने के लिए कहा और बोली कि आप उसका मेहनताना मुझे अलग से देंगी। हम दोनों लगभग एक ही उम्र के थे, फिर भी आप मेरे साथ ऐसे बिहेव करती थी जैसे आप मुझसे बहुत बड़ी हों, जैसे मैं एक छोटी बच्ची हूँ और आप एक टीचर। आपने मुझे अपने पड़ोसियों के बारे में तमाम बातें बताईं। कुछ दिनों के पश्चात जब आप मुझे अपने अपार्टमेंट के आसपास की सीनरी दिखा रही थी, तो अपने पार्क को कुछ इस प्रकार से पेश करने की कोशिश की जैसे वह एक सुसंपन्न परिवार होने की सर्वोत्तम निशानी हो। उस समय आपके पति किसी लंबी यात्रा पर चले गए थे, इसलिए उनसे मेरी अगले कई हफ्तों तक मुलाकात नहीं हुई। फिर भी वे हमारी बातचीत में शामिल रहते थे। आपने मुझे बताया कि वे बॉक्सर्स हमेशा इस्त्री किया हुआ, कॉलर्स पिन से कसा हुआ और जूते ड्रेस से मैच करते हुए पहनना पसंद करते हैं। आप दोनों एक दूसरे से बचपन में ही मिले थे और आपके परिवार आपस में पहले से दोस्त थे। आप दोनों कोलंबिया से इस देश में पढ़ाई करने आए थे और आप लोगों को समझदारी पूर्वक एक साथ रहने की इस शर्त पर मंजूरी मिली कि ग्रेजुएशन के बाद आप दोनों शादी कर लेंगे। पिछले जन्म में भी मैं कोलंबिया में आपकी नौकरानी रही होती अगर आप मुझे मेरी माँ से मांग ली होती, क्योंकि मेरी माँ आपकी माँ के यहाँ काम करती थी, या तो आपकी किसी सहेली जो मेरी किसी सहेली की सहेली होती के जरिए मैं आपके घर पहुँच गई होती। मैं एक आदमी के साथ इस देश में आई थी। उसने मुझसे शादी करने का वादा किया था, लेकिन आखिर में मैं ही मुकर गई और वह मेडेलिन, कोलंबिया का एक शहर, वापस चला गया क्योंकि इस देश ने भी उसके साथ अपनी प्रतिज्ञा नहीं निभाई। जब आपने मुझे अपने यहाँ काम पर रखा तब मैंने यह सब आपसे नहीं बताया था। आप मेरे बारे में बस इतना जानती थी कि मैं पश्चिमी इलाके में रहने वाले एक स्विस परिवार के घर में काम करती थी जो दुबई शिफ्ट हो चुका था। आपको किसी फुल टाइम कामवाली की तलाश थी, न कि सप्ताह में एक बार आकर साफ सफाई करके चली जाने वाली की। हालांकि आम तौर पर इस वक्त ऐसे ही लोगों की ज्यादा मांग है, लेकिन आपको तो एक ऐसी सेविका की जरूरत थी जो आपके जगने के समय आपके सामने तैयार खड़ी मिले, बगैर कहे आपका नाश्ता लाकर डाइनिंग टेबल पर रख दे और शाम को आपके पति के घर वापस आ जाने पर चली जाए। तब आप उसी टेबल पर उनका मनपसंद ड्रेस पहनकर उनका इंतजार करती बैठें। मतलब आपको एक ऐसे भूत की जरूरत थी जो साये की भांति आपके साथ रहे और आपकी हर जरूरत को अच्छी तरह समझे, यानी एक ऐसे काल्पनिक दोस्त की तरह हो जो 2 गुना ज्यादा वफादारी से आपका साथ निभाए। आपका प्रस्ताव मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि हम दोनों की परवरिश एक जैसे माहौल में हुई थी। हम दोनों एक देश से बिलोंग करते थे।
आपने मुझे भरोसा दिया कि इसके लिए मुझे अच्छा खासा रिवार्ड, पारितोषिक मिलेगा। आप घर का एक भी काम नहीं करती थी, तो भी आपको इसके लिए जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती थी। आपने मुझे बताया कि आप विभिन्न प्रकार के टूर और अपॉइंटमेंट में इतनी व्यस्त रहती हैं कि आपको कोई काम करने का वक्त ही नहीं मिलता है। आपने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रखी थी, फिर भी आपके आय व्यय का ब्यौरा आपके पति संभालते थे और उनकी सेक्रेटरी कभी कभी क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट के लिए एक्स्ट्रा चार्ज कर लेती थी। किराना का सामान खरीद कर लाने के लिए आप मुझे नकद कैश और पुशकार्ट, हाथ से ठेलकर चलाई जाने वाली गाड़ी देती थी। आप कहती थी कि आपको यह अच्छा लगता है कि मैं रोज मार्केट जाया करूं, जैसे कि हम यूरोप में हों या अपने गांव वापस चले गए हों, जहां रोज बरोज ताजी ताजी सब्जियां मिलती हैं। मैं आपके लिए जो भोजन तैयार करती थी, आपकी शिकायत होती थी कि वह कोई खास नहीं होता है। आपका कहना था कि सेम जैसी चीजें गम्वार लोग खाते हैं। इसलिए आपने मुझे किचन से संबंधित कई किताबें खरीद कर दी और किचन प्रोग्राम देखने के लिए टीवी खरीद कर दिया। लेकिन कुछ सीखने की इच्छा तो मेरी थी नहीं, इसलिए मुझे किचन से संबंधित प्रोग्राम्स में जो भी अच्छे लगते थे मैं उन्हें ही घुमा फिरा कर देखती रहती थी। जब आपने मुझे बताया कि आपके पति आपको उतना प्यार नहीं करते जितना आप चाहती हैं, तो मैंने आपका बहुत अच्छे प्रकार से मैनिक्योर और पेडिक्योर किया ताकि आपके हाथ व पैर और ज्यादा आकर्षक तथा सुंदर लगें। आपके कंधों का मसाज करती थी और आपके बालों में अच्छी तरह से कंघी करती थी। आप उस दौरान अपनी पर्सनल लाइफ मुझसे शेयर करती थी। आपने मुझे बताया कि आपकी सास आपसे नफरत करती है, इसलिए आप भी उससे खुलकर तो नहीं, लेकिन छिपे तौर पर नफरत करने लगी हैं। आपको अगर जल्दी बच्चा नहीं हुआ तो आपको डर है कि आपके पति आपको छोड़ देंगे। तब आपको कोलंबिया अपने गांव जाना पड़ेगा और इस दशा में अपने मुल्क जाने की अपेक्षा आपको मरना कबूल होगा, क्योंकि आपको कोई बच्चा भी नहीं है और उस हालत में आपके साथ न तो आपके पति होंगे न ही कोई बच्चा। तो वहाँ लोग कहेंगे कि इतने दिनों तक पता नहीं क्या करती रही लड़की, विदेश में रहने की एक निशानी भी नहीं लाई। आपने मुझसे कहा कि मैं आपकी बातें चुपचाप सुनती रहती थी, इसलिए आपने मुझे यहाँ रहने दिया। मैं इस मुल्क में 23 साल की अवस्था में आई और उसी साल आपकी शादी हुई। मेरा बॉयफ्रेंड तो पहले से यहीं रहता था। वह लॉन्ग आइलैंड सिटी में एक डोरमैन का काम करता था। हम दोनों ने मिलकर सेंट माइकल सिमेट्री के पास एक इफिशिएंसी किराए पर ले रखा था। मुझे एक कैफेटेरिया में टेबल सेबल साफ करने का काम मिल गया। कुछ दिनों बाद जब मेरे बॉयफ्रेंड की कंडीशन अच्छी नहीं रही तो मैं रहने के लिए लेमंड एवेन्यू अपनी एक सहेली के पास चली गई। उसी ने मुझे $1 क्लब ला पाल्मेरा के बारे में बताया। वहाँ बिना किसी मेहनत के पैसा खूब मिलता था। वहाँ लड़कियों को सिर्फ इतना करना होता था कि एक अच्छा सा ड्रेस और पैरों में हाई हील्स की चप्पल पहनकर दीवार के सहारे तब तक बैठे रहना था जब तक कि कोई आदमी उन्हें अपने साथ डांस करने के लिए इनवाइट न करे। एक गाने पर डांस करने के बाद $2 मिलते थे, लेकिन अगर उसने पूरे 1 घंटे तक स्टेज पर रोके रखा तो $40। आने वाले ज्यादातर लोग दिन में काम करने वाले होते थे। उनके हाथ सख्त और कपड़े गंदे हुआ करते थे, क्योंकि वे अपने काम से सीधे वहीं चले आते थे। जिसे जो लड़की पसंद आ जाती थी वह उसे अपने साथ डांस करने के लिए बुलाता था। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स हमारे ऊपर नजर रखते थे। वैसे मेरे लिए यह बहुत अच्छा था, क्योंकि इस तरह मुझे वहाँ सुरक्षा महसूस होती थी। वहाँ एक तो अंधेरा रहता था और दूसरे वहाँ ऐसे लोग आते थे जो स्त्री स्पर्श सुख तथा सस्ती बियर और शराब की कॉकटेल की बातें करते रहते थे। इसके साथ वे लोग अपने औरत बच्चों के बारे में बातें करते थे जिन्हें दूर अपने मुल्क में छोड़कर यहाँ रह रहे थे।
वे सोचते थे कि क्या उनके पास कभी इतना पैसा हो पाएगा कि वे उनको यहाँ अपने पास ला पाएंगे या स्वयं उनके पास अपने मुल्क जा पाएंगे। कभी कभी आदमी लोग पैसे नहीं देते थे, इसलिए मैं डांस फ्लोर पर जाने से पहले पैसे वसूलने लगी, जैसा कि वेश्याएं किया करती हैं। हालांकि डांस को मैं वेश्यावृत्ति जैसा पेशा नहीं समझती थी। यह कोई उतनी खास बात नहीं थी कि मैं इसके बारे में कभी किसी से कहती, अपनी माँ से या खासकर आपसे। किंतु खरामा मेरी समझ में आ गया कि वहाँ एक गाने को उस पर मिलने वाले पैसे से मापा जाता था। एल मुंडो सुपरमार्केट में एक दिन अचानक मेरी एक सहेली मिल गई। उसने मुझे मैनहट्टन स्थित एक अपार्टमेंट दिलवा दिया जो एक महिला का था। वह महिला घरों में लिव इन नैनी, पैसे लेकर बच्चा संभालने वाली का काम करती थी और सिर्फ वीकेंड्स पर या जिस रोज उसको काम पर आने से मना कर दिया जाता था उसी दिन वह घर पर रहती थी। इसलिए उसके बेड का यूज मैं पूरे सप्ताह और सोफे का यूज वीकेंड्स पर कर सकती थी। उसके ही जरिए मैं उस परिवार में दाखिल हुई जिसने मुझे आपके पास पहुंचाया। मैंने जब आपसे कहा कि मैं 177वीं गली में रहती हूँ तो आपने समझा कि मैं कनाडा के बारे में कह रही हूँ। मैंने जब आपसे कहा कि हर रोज आपके जगने से पहले आपके पास पहुंचने के लिए मैं 2 ट्रेन और 1 बस पकड़ कर आती हूँ तो मेरी बात पर आपको यकीन नहीं हुआ। आपको अंडरग्राउंड रेलवे पसंद नहीं और बस तो जरा भी नहीं। यात्रा करने के लिए आपको सबसे ज्यादा कार पसंद है जिसे यूनिफॉर्म पहने कोई ड्राइवर चलाता हो। जब पहली बार आपका मिसकैरेज असमय गर्भपात हुआ था तो आप क्लिनिक से घर जाने के लिए कार के ड्राइवर का 2 घंटे इंतजार करती रह गईं, जबकि उस दौरान दर्जनों कैब उस बिल्डिंग के सामने से होकर गुजर गईं। कार आने पर आप उसमें गठरी बनकर बैठ गईं, इसलिए मैं आपको पकड़कर बैठी रही कि कहीं आप कार से नीचे सड़क पर न गिर जाएं। आपकी ब्लीडिंग पूरी तरह रुकी नहीं थी, इसलिए मैंने आपके अंडरवियर के नीचे पैड लगाने में आपकी मदद की। आप दर्द से छटपटा रही थी। आपके हस्बैंड ने कहा था कि वह डॉक्टर के यहाँ आकर आपसे मिलेंगे, लेकिन आपको ब्लीडिंग शुरू होने के 2 घंटे बाद वे आए, जबकि आप उस दौरान अपने हाथ पैर फैलाए टेबल पर पड़ी हुई थी। इसलिए आपने मुझसे कहा कि मैं आपके पास रुक जाऊं। आपका दर्द जब बढ़ गया तो आपने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और मेरी आंखों में झांकने लगी। मरीजों के बीच राउंड लगाते हुए डॉक्टर हमारे पास आया और बोला कि हॉस्पिटल जाने से यहाँ आना अच्छा है। अगर आप भाग्यशाली हुई तो सब कुछ बिना ऑपरेशन के आराम से हो जाएगा। जाते वक्त भी उसने एक बार दोबारा कहा कि अगर आप भाग्यशाली हुई तो। मुझे तो डॉक्टर के ऊपर बड़ा गुस्सा आ रहा था और आपके पति के ऊपर भी। जब वे आए तो ऐसा दिखाने लगे जैसे कि मिसकैरेज आपका नहीं बल्कि उन्हीं का हुआ हो। जब हम आपको घर लेके गए तो आपने कहा कि आपके पास मैं ही रहूं, आपके पति नहीं। हालांकि इससे उन्हें कोई ऐतराज नहीं हुआ। मुझसे आपने रात में भी अपने साथ रहने के लिए विनती की और कहा कि आप इसके लिए मुझे अलग से पे कर देंगी, लेकिन मैंने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब आपको झपकी सी आने लगी तो भी मैंने आपका सिर दबाना बंद नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि अभी आपको पूरी तरह से रिलीफ नहीं मिली है। मैंने भी एक बार अपना अबॉर्शन करवाया था, इसलिए मुझे पता था कि इस दौरान कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। वैसे अपने अबॉर्शन करवाने का मुझे कोई दुहक नहीं था, अलबत्ता बड़ी राहत की सांस ली मैंने, क्योंकि जिसके साथ मैं सोती थी वह आदमी तब पिता नहीं बनना चाहता था। लेकिन चाहे जैसे भी हो दर्द तो होता ही है। सुबह हुई तो आपके पति ने मुझे अपने बेड पर सोते हुए देख लिया। हालांकि बेड पर मैं एक साइड में ही पड़ी थी। उन्हें देखकर मैं हड़बड़ा कर खड़ी हो गई, लेकिन उनका ध्यान मेरी तरफ नहीं था। वे आपको देख रहे थे। आपके पास जाकर उन्होंने आपका माथा चूमा और काम पर जाने के लिए माफी मांगी। आपने कोई जवाब नहीं दिया।
आपकी आंखें बता रही थी कि आप उनसे गुस्सा थी। गुस्सा तो उनके ऊपर मुझे भी था। आपका नया अपार्टमेंट छोटा था, लेकिन उसमें किचन से सटा हुआ सर्वेंट क्वार्टर भी बना हुआ था। आपने मुझसे कहा कि मेरा बाथरूम भी सेपरेट है। आपको यह उम्मीद नहीं थी कि मैं अपना वर्तमान निवास स्थान छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं वहाँ एक औरत के साथ रहती थी और जिस आदमी से मैं प्यार करती थी वह भी वहीं पास में अपनी बीवी और उसकी माँ के साथ रहता था। जब मैं घर में अकेली होती थी तो वह आ जाता था और मेरे साथ सोता था। वह इतनी हड़बड़ी में रहता था कि अक्सर मुझे पीछे से लेता था और तुरंत मुझे छोड़कर अपने घर चला जाता था। वह मुझे एक अकेली औरत समझता था। उसे मना करने का मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, इसलिए आपके पास रहने का आपका प्रस्ताव मैंने फौरन मान लिया। आप दोबारा जल्दी से प्रेग्नेंट होना चाहती थी। जब महीनों प्रेगनेंसी का कोई लक्षण नहीं दिखा तो आप कई डॉक्टरों से कंसल्ट की, जांच के लिए ब्लड सैंपल दिया, प्रेगनेंसी की क्षमता बढ़ाने वाली दवाइयां लेने लगी और देसी नुस्खे आजमाने के लिए कई औरतों को बुलाने लगी। वे आकर आपका मसाज करती और रात में किस पोज में सोना चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए आदि बातें भी बताती थी। कुछ महीनों के बाद जब एक दिन आपको यूरिन टेस्ट के दौरान प्रेगनेंसी का लक्षण दिखा तो आप दिन भर में कई मर्तबा अपना यूरिन टेस्ट करती रहीं, क्योंकि दूध की जली बिल्ली मट्ठा भी फूंक कर पीती है। आप अच्छी तरह कंफर्म होना चाहती थी ताकि किसी प्रकार उसमें इफ या बट की गुंजाइश न रहे। पूरी तरह से कंफर्म होने के पश्चात ही आपने उसके बारे में अपने पति को बताया, लेकिन वे खुश नहीं हुए क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं इसका भी हश्र पहले जैसा ही न हो। इसके बाद आप निराशा में मुझसे मिलने किचन में चली गई। उस वक्त मैं बर्तन धो रही थी। मैंने देखा कि आपकी आंखें भींगी हुई थी। बाद में आप दोनों के बीच जो टंटा खेड़ा हुआ वह सब मैं अपने कमरे में बैठे बैठे सुन रही थी। वे आपको बेवकूफ, मनहूस, जिद्दी और न जाने क्या क्या कहे जा रहे थे। दुर्भाग्यवश अगले दिन यूरिन टेस्ट में प्रेगनेंसी का लक्षण भी गायब हो गया। तब आप पागलों की तरह अपने घर में अन्यमनस्कता की स्थिति में इधर उधर चलती रहीं। अगले दिन आप अपने घर के सदर दरवाजे पर बच्चे का एक पालना लिए खड़ी थी, क्योंकि किसी औरत ने आपसे यह टोटका आजमाने के लिए कह दिया था। उसके अनुसार ऐसा करने से मन की मुराद पूरी होती है। मैंने जब आपका पागलपन देखा तो आपके पास जाकर आपके कंधे पर हाथ रखा तो आप मेरी गोद में अपना सिर रखकर सिसकने लगी। फिर हम दोनों देर तक एक दूसरे से गले मिलकर सिसकते रहे। उस समय मुझे आपकी माँ और बहनों के साथ मेरी अपनी माँ और बहनों की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हुई। जब हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए तो आप मुझसे माफी मांगने लगी, जैसे आपने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो, और तुरंत अंदर चली गई। रोज की तरह उस रात भी मैं अपने बिस्तर में लेटकर आपका दिया हुआ टीवी देख रही थी। यहाँ टीवी पर जो फिल्में और सीरियल मैं देखती थी वही सब कुछ गांव में मेरी माँ भी देखा करती थी। तब दिन में हम दोनों उनके बारे में चैट किया करते थे। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि हम दोनों कुछ दिनों से सत्य घटनाओं पर आधारित एक क्राइम थ्रिलर सीरीज देख रहे थे जो धनी और संपन्न घरों के टीनेजर्स के बारे में था, जिन्होंने गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले अपने स्कूल के एक क्लासमेट की हत्या कर दी थी। मेरी माँ कहती थी कि यह ड्रामा हमारे देश में किए जा रहे भेदभाव, अन्याय और असमानता का सही मायने में प्रतिनिधित्व करता है। मैं अधिकतर इसी प्रकार के टीवी कार्यक्रमों को देखा करती थी क्योंकि प्यार और रोमांस की पटकथा वाले शो देखने से मेरा अकेलापन मुझे बेधने लगता था और मैं प्यार पाने के लिए तड़प उठती थी। उस रात के एपिसोड में कोर्ट ट्रायल का सीन दिखाया जाने वाला था, इसलिए मेरा ध्यान पूरी तरह से प्रोसिक्यूटर के कानूनी दांवपेच से संबंधित शुरुआती टिप्पणियों पर लगा हुआ था।
तभी दरवाजा खुला और आपके पति का चेहरा दिखाई दिया। अंदर आकर उन्होंने दरवाजा बंद किया और अपने मुंह पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने का इशारा करते हुए धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़े। मैंने झट से कंबल अपने ऊपर खींच लिया क्योंकि उस वक्त मैं बिना ब्रा के टी शर्ट और अंडरवियर पहने हुए थी। जब मैं अपने कमरे में होती हूँ तो पैंट पहनने की जहमत नहीं करती। शायद आपके पति यह नहीं जानते थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है। मुझे लगा कि वे आपके बारे में कुछ कहने आए होंगे, लेकिन उनकी नजर तो बिल्कुल मेरे ऊपर गड़ी हुई थी और उनका टाइट होने लगा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनसे क्या कहूँ या मैं खुद क्या करूँ। मेरे पास आकर उन्होंने मेरे ऊपर से कंबल खींचकर पूरी तरह हटा दिया। उनकी मंशा गलत जानकर मैंने आपका नाम लिया तो वे बोले कि उसकी फिक्र मत करो, वह सो गई है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि मैं बेखौफ रहूं कि इसका पता आपको लग सकता है। फिर जो हुआ वह सब मैं आपसे नहीं बता सकती, सिर्फ कुछ तथ्य बता सकती हूँ। वे बेड पर चढ़े और अपना हाथ मेरी अंडरवियर में डाल दिया। आगे और मैं क्या बताऊं? तब से उन्होंने आपके सो जाने के बाद मेरे साथ कई रातें गुजारी और उन रातों को मैं आपकी नाइटी पहनकर सोया करती थी। अगले दिन सुबह मैंने आपके लिए पहले की ही तरह नाश्ता लगाया। आपके पानी के गिलास के बगल में जो फूलदान रखा होता था उसमें गुलाब का फूल रखकर सजा दिया क्योंकि वैसा देखना आपको बेहद पसंद था। मेरे अंदर जो परिवर्तन आया था मैंने उसका जरा भी आभास आपको नहीं होने दिया, अतः आपको मुझ पर तनिक भी शक नहीं हुआ। मुझे बराबर याद है कि आपने बेडरूम में अपने कपड़े लत्ते वैसे ही बिखरे छोड़ दिए थे। तौलिए फर्श पर पड़े हुए थे और आपके लंबे लंबे बाल बाथरूम की जाली के ऊपर बिखरे पड़े थे। आपने यह तक नहीं सोचा कि इतना सब ठीक करने के लिए कितनी परेशानी से कमर के बल मुझे बार बार झुकना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से एकदम सही थी और मैं आपके हिसाब के मुताबिक सब कुछ करती रहती थी ताकि आपके घर पर जो भी लोग आए उनसे आप मेरे बारे में ओपनली बात कर सकें। आपको मुझसे छिपकर या आड़ लेकर बात करने की जरूरत न पड़े। एक बार किसी मैगजीन वाले आपके घर आपका इंटरव्यू लेने आ गए तो आपने उनको मेरे कमरे तक नहीं जाने दिया और मुझे भी कुछ देर घर से बाहर रहने के लिए कहा। आप कहती थी कि हम लोग अपनी कामवाली को कितने अच्छे से रखते हैं और कितनी सुविधाएं सहूलियतें देते हैं। यह बात अमेरिकी नहीं समझते हैं। उन्हें हर काम में न जाने क्यों शोषण ही नजर आता है। उन्हें लगता है कि हम अपने घर पर काम करने वालों का शोषण करते हैं। उनके चले जाने के बाद आप मेरी राय जानना चाहती थी कि मैं आपके यहाँ काम करना चाहती हूँ या नहीं, मैं आपके यहाँ संतुष्ट हूँ या नहीं। मैंने सिर हिलाकर बताया कि मुझे सचमुच आपके यहाँ अच्छा लगता है। आप जब शॉपिंग करने के लिए जाती थी तो कभी कभी मुझे भी अपने साथ लेकर जाती थी। मॉल में आप मेरे साथ अपनी सहेली जैसा बर्ताव करती थी। जब हम लोग रेस्टोरेंट में कभी लंच करने जाते थे तो वहाँ आप मुझे खाने का और बात करने का तरीका एक सहेली की तरह सिखाती थी। आपने मुझे कभी खूबसूरत नहीं माना और माने भी क्यों? आपसे ज्यादा खूबसूरत मैं हूँ भी नहीं। जब मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़कर दूसरी औरत के चक्कर में पड़ा तब मुझे पता चला कि मर्दों को पसंद आने के लिए खूबसूरत होना जरूरी नहीं, बस जरा सा अलग दिखना ही काफी होता है। आपने देख ही लिया कि जब आप अपनी प्रेगनेंसी की क्षमता बढ़ाने में लगी थी तो आपके पति आपको छोड़कर मेरे पास आने लगे, मेरी खूबसूरती देखकर नहीं बल्कि जरा डिफरेंट की चाहत में। एक दिन आप मुझे लेकर एक ओझा के पास गई जो अपने अद्भुत और अलौकिक कामों के लिए बड़ा फेमस था। वह खूब सज धज कर सोने के सिंहासन पर विराजमान रहता था। जब आपने उससे पूछा कि क्या आप प्रेग्नेंट होंगी या नहीं तो उसने कहा कि आपको 4 बार प्रेग्नेंट होना लिखा है, और जब आपने उसे बताया कि अब तक 4 बार आपका मिसकैरेज तो हो चुका तब उसने कुछ नहीं कहा।
प्रार्थना में वह ताकत होती है कि वह डेस्टिनी को भी गलत साबित कर दे। इसलिए वहाँ से घर वापस आते वक्त आप मुझे लेकर एक चर्च में गईं और वहाँ पादरी से विनती की कि वे आपको चर्च की बेदी की साफ सफाई करने का परमिशन दे दे, तो फादर ने आपके साथ मुझे भी वह अवसर दिया था। हम वहाँ से रोड क्रॉस करके सीधे घर जाने की बजाय बगल में स्थित एक पार्क में चले गए और वहाँ घास पर स्कूल गर्ल की तरह लेट गए। मौसम बड़ा ही खुशनुमा था और शहर में अद्भुत शांति पसरी हुई थी। घास पर लेटे-लेटे मैं वर्षों पहले की बात सोचने लगी, जब मुझे इतनी भी समझ नहीं थी कि मैं प्रतिदिन जिस घर की सफाई करूंगी, वास्तव में वह मेरा अपना घर नहीं होगा। इस शहर में घास भी कितनी अनूठी लगती है। अपने गांव में मैं अपनी किशोरावस्था के दौरान जिस घास और धरती पर चला करती थी वह एकदम अलग थी। मैंने आपसे पूछा कि जब आप इस देश में पढ़ाई करने के लिए आई तो क्या आपने सोचा था कि अब मुझे हमेशा के लिए यहीं रहना है? आपने कहा कि ऐसा कुछ तो मैंने आज तक नहीं सोचा, लेकिन हकीकत है कि आज आप यहाँ की नागरिक बन चुकी हैं और मैं नहीं। आपके यहाँ काम करते इतना दिन हो गया, फिर भी मैंने अब तक अपनी किसी सहेली के साथ कोई मेलजोल नहीं रखा था। आपके कहने से ही मैं फुर्सत के समय अपनी कई सहेलियों से मिलने जैक्सन हाइट्स जाने लगी, लेकिन एक दिन वीडियो कॉल पर मैंने सुना कि आपकी माँ आपको ताकीद कर रही थी कि अपनी कामाली को अपनी एरिया में किसी दूसरी कामाली से नहीं मिलने देना चाहिए, क्योंकि वे जब एक दूसरे से मिलेंगी तो अपने कामों और वहाँ मिलने वाली सहूलियतों की तुलना करेंगी, जो किसी भी घर के मालिक के लिए अच्छा नहीं है। वैसे मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि उसे अपने काम के लिए कितना मिलता है, क्योंकि मुझे पता है कि इस एरिया में मुझे जितना कुछ मिलता है उतना किसी कामवाली को नहीं मिलता होगा। मुझे उन सब से बहुत ज्यादा मिलता है। आपके यहाँ काम करके ही मैंने शादी में लिए गए कर्ज को भरा और हर महीने ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाकर अपनी माँ को देती गई। उससे उसने एक नया घर ले लिया। वह मुझे गांव बुला रही थी कि मैं क्रिसमस पर एक महीने की छुट्टी लेकर उसके पास चली जाऊं, लेकिन आप कहने लगी कि तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं पाऊंगी और इसके अलावा जब मैं स्कीइंग करने जाऊंगी तो घर पर देखभाल के लिए भी तो कोई चाहिए। और फिर इसलिए माँ के पास गांव जाना मुझे मुलतवी करना पड़ा। आप एक बच्चा गोद लेने की फिराक में कागजी कार्यवाही पूरी करने में लगी हुई थी। अपने देश कोलंबिया जाकर आप कोई बच्चा गोद लेना चाहती थी, लेकिन आपके पति का कहना था कि वे किसी गैर के बच्चे को नहीं पालेंगे। तब आपने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि जब कोई बच्चा गोद ले लिया जाता है तो वह गैर का नहीं बल्कि अपना बच्चा होता है। इस मसले को लेकर आप दोनों के बीच सुबह शाम होने वाली रोज की चिक-चिक मैं सुनती रहती थी। जब भी आपके पति मेरे पास आते तो उनकी पूरी कोशिश होती थी कि वे मुझे अच्छी प्रकार संतुष्ट करके जाएं और मैं भी उन्हें अच्छी तरह संतुष्ट करती थी। इसलिए मैं उस वक्त उन्हें अपना ही पति मानती थी, आपके घर को अपना घर समझती थी और अपने आप को कामवाली नहीं बल्कि मालकिन समझती थी। उनके स्वभाव से तो लगता था कि गांव में वे अपने बचपन में ही मेरे जैसी किसी औरत के साथ जरूर सोए होंगे। मैंने आपको छोड़ने का फैसला किया क्योंकि मैं आपका दुखी चेहरा नहीं देख सकती थी, क्योंकि किसी न किसी रूप में उसकी वजह मैं अपने आप को मानती थी। मैं अपने दिमाग पर कितना भी जोर डालती फिर भी मेरे ख्याल में ऐसे बहुत कम वाक़े आते जब मैंने आपको संतुष्ट देखा हो। उस दिन जब हम दोनों पार्क में घास पर एक साथ लेटे हुए थे तो एक ड्रैगन फ्लाई कहीं से आकर आपकी उंगली पर बैठ गई तो आप अचंभे से भर गईं और बोली कि इनका पास आना बड़ा अच्छा सगुन होता है। उस वक्त मैं आपको बताने का साहस नहीं जुटा पाई कि हमारे यहाँ गांव में तो ड्रैगन फ्लाई का पास आना या स्पर्श हो जाना बड़ा अपशकुन माना जाता है। जब आप डिनर टेबल पर बैठकर अपने पति का इंतजार करती थी तो उनके मनपसंद ड्रेस में होती थी ताकि वे आपके पति को आकर्षित कर सकें और वे आपके क्लोज हो सकें।
अगर आपको पता चल जाता कि उन्हें पाने की चाहत में वही काम मैं भी करती थी तो आप एकदम से टूटकर बिखर जाती। लेकिन मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि आप कहें कि मैंने आपका घर बर्बाद कर दिया। इसलिए मैंने आपका काम छोड़कर जाने का पक्का कर लिया और इंतजार करते बैठी रही कि आप अपनी सहेली के साथ लंच करने बाहर निकलें और मैं चुपचाप आपके घर से चली जाऊं। आप उसके साथ मरुआना और कोकीन जैसे खतरनाक ड्रग्स लेती थी, क्योंकि उसके साथ यह सब करने में आपको सुपीरियरिटी फील होती थी। उसके साथ आपका जाना मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि इससे कुछ घंटों के लिए मुझे आपकी सेवाठल से छुट्टी मिल जाती थी और उतने समय तक मैं आराम कर लेती थी। उस दिन जब आप उसके साथ जाने लगी और मुझे हिदायत देती गई कि डिनर में क्या बनाना है, जबकि मैं मन ही मन सोच रही थी कि काश इसके बाद मुझे आपका मुंह न देखना पड़े। जब आप घर वापस आई होंगी तो रोज की तरह अपने को संभालने के लिए मुझे बुलाया होगा, नशे का खुमार कम करने को कोई पेय तैयार करने के लिए और यह समझाने के लिए कि आपके पति के घर आने पर मुझे उनसे झूठ क्या बोलना है। मुझे ढूंढा होगा, किंतु आप घर को खाली पाई होंगी। आप और आपके पति के लिए डिनर भी तैयार नहीं था। आप लोगों ने सोचा होगा कि घर में चोरी हो गई, इसलिए कीमती चीजों की लिस्ट हाथ में लेकर आप दोनों घर को अच्छी तरह देखे होंगे और सभी सामान मिलाए होंगे कि कहीं कुछ गायब तो नहीं हुआ है। जिन कपड़ों को लेकर मैं आपके घर आई थी, घर से निकलते वक्त अपने बैग में मैंने केवल उन्हें ही रखा। उनके अलावा मैंने सिर्फ अपनी शादी और डिवोर्स के पेपर्स तथा पासपोर्ट रखे। वे ड्रेस भी मैंने नहीं लिए जो आपने खरीद कर मुझे दिए थे। एक औरत जो ला पाल्मेरा में मेरे साथ काम करती थी, उसके यहाँ कमरा खाली था। उसे मैंने कोरोना काल में किराए पर ले लिया। वह अभी वहाँ काम कर रही थी। उसने कहा कि अगर मैं चाहूँ तो वहाँ काम पर वापस चल सकती हूँ और पहले की तरह कुछ पैसे कमा सकती हूँ। वहाँ बस एक काम करना पड़ेगा कि अगर कोई आदमी अपना गाल तुम्हारे गाल से सटाना चाहे तो उसे वैसा करने देना है। इसके बाद मैंने उसे नाभि के नीचे तक अपने पेट की गोलाई दिखाई तो उसने कहा कि ठीक है, यह कोई मसला नहीं, तुम्हें वहाँ दारू शराब नहीं पीना है। अगर कोई जिद करे भी तो वेटर से कहकर अपने लिए जूस या कोई सॉफ्ट ड्रिंक मंगा लेना है। वहाँ औरतें हमेशा ऐसा ही करती हैं। प्रेगनेंसी की अंतिम तिमाही में भी तुम चाहो तो वहाँ डांस कर सकती हो। यह किसी अमेरिकी का बच्चा है ना? कहकर उसने मेरे मजे ले लिए। लेकिन गनीमत की उसने यह नहीं पूछा कि वह कौन था। वह राज कभी मैंने उसे बताया भी नहीं। आपने देखने के लिए मुझे जो टीवी दिया था उसके न्यूज प्रोग्राम्स में कभी मैंने सुना था कि डायपर बदलते बदलते बच्चे चोरी हो जाया करते हैं। प्रेगनेंसी के दरमियान मुझे कभी कभी आपकी याद आ जाती थी, लेकिन मैं भयभीत नहीं थी कि फ्यूचर में अगर कभी आप पार्क में मिल जाएं या सड़क पर चलते समय भेंट हो जाए तो आप मेरी गोद में बच्चा देखकर उसके जैविक पिता का अंदाजा लगा लेंगी। मेरे पास कुछ ऐसा होगा जो आपका कभी नहीं हो पाया। माँ के पूछने पर उससे मैंने साफ साफ कह दिया कि जिस घर में मैं काम करती थी उसके मालिक ने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। सुनकर माँ पहले तो बड़ा विद्रोही रुख अख्तियार किया, लेकिन कुछ देर बाद शांत हो गई तो बोली कि कभी कभी हमारे साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिन्हें हम चाहकर भी रोक नहीं पाते। इस तरह का कमीनापन इतना आम हो गया है कि ऐसी कहानियों को लेकर अनेक फिल्मों और टीवी धारावाहिकों का निर्माण करके उनका धड़ल्ले से प्रसारण हो रहा है। वहाँ एक रेस्टोरेंट में मुझे काम मिल गया। मेरी सहेली का चचेरा भाई जो फूल सप्लाई का कारोबार करता था एल मुंडो में मुझे मिल गया। उसने मुझे आइसक्रीम खिलाई, एक मूवी दिखाई और फिर पिज्जा खिलाया। इस दौरान उसने कोलंबिया में पाए जाने वाली मैग्नोलिया की दर्जन भर प्रजातियों के वैज्ञानिक नाम बताए। उसकी बातों से लगा कि वह मुझे चाहने लगा था।
मैंने उसे बताया कि मेरे पेट में किसी का बच्चा है और वह कुछ महीनों में होने वाला है, तो वह बोला कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बच्चे का बाप बनने के लिए तैयार हूँ। इसी बहाने मेरा प्रायश्चित हो जाएगा। बात यह है कि मेरे पिताजी ने एक आदमी को अपनी कार से रौंद डाला था। उसे मरा हुआ जानकर भी उन्होंने कार नहीं रोकी, लेकिन जिंदगी भर वे उस घटना से उबर नहीं पाए। हम JF कैनेडी एयरपोर्ट पर मेडेलिन जाने वाली फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप कभी इस तरह एकदम मेरे पास होंगी। मैं अपने पति और पुत्र के साथ थी और आप अपने पति और पुत्री के साथ। मुझे यह नहीं मालूम कि आपकी बेटी कैसे आपकी थी और आपको यह मालूम नहीं कि मेरा बेटा कैसे मेरा था। आपके पति को भी शायद यह पता नहीं था, या वे मेरे पति से हाथ मिलाते हुए अज्ञानता का ढोंग कर रहे थे। वे एक अच्छे दोस्त की तरह हमें हमारी फैमिली के लिए बधाइयां दे रहे थे। मुझे तो ऐसा लगा कि आपकी नई कामवाली ने अपने झाड़ू से सब कुछ बुहार कर साफ कर दिया। देखते ही आपने मुझे गले से लगाया और बोली कि तुम्हारी बड़ी याद आती है। मैंने आपसे किसी बात के लिए सॉरी भी नहीं बोला, तो भी आपने कहा कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। शुरू में एक दिन आप मेरे ऊपर चिल्लाई थी जब मैंने लकड़ी के फर्श को साफ करने के लिए गलत लिक्विड का इस्तेमाल कर दिया था। तभी मैं आपके घर का काम छोड़कर जा रही थी, लेकिन आपने मुझे यह कहकर रोक लिया कि चलो अच्छा, जो हो गया हो गया, गलतियां सबसे होती हैं, आइंदा जरा ध्यान से काम करना। लेकिन उसके बाद एक दिन आपको अपनी सिस्टर से फोन पर बात करते हुए मैंने सुना। आप कह रही थी कि वह काम छोड़ने का सिर्फ नाटक कर रही थी और यह दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, चाहे 10 कामवाली आ जाए तो भी उसके जैसा उतने सस्ते में कोई काम नहीं कर सकता। देखने में तो वह सीधी सादी लगती है, लेकिन उसके अंदर गुरूर कूट कूट कर भरा हुआ है। उसका मैंने बुरा नहीं माना। मैं अभी भी आपसे प्यार करती हूँ। आपने मुझे एयरपोर्ट पर मेडेलिन में अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर दिया ताकि जब कभी फुर्सत मिले तो हम मिल सकें। आप चाहती थी कि आप मुझे अपने घर पर लंच कराएं और वह जगह दिखाएं जहां आप पैदा हुई और पलीम बढ़ी। कभी भी फोन करने पर आप ड्राइवर को भेजकर हमें पिक करा लेंगी। विंग में आप लोग अगली सीट पर बैठे थे और हम लोग पिछली सीट पर। हम देख रहे थे कि आपका सारा ध्यान अपना शैंपेन फ्लूट संभालने में लगा हुआ था, जबकि गोद में बच्ची चिल्ला रही थी। आखिरकार आपके पति ने उसे अपनी गोद में लिया तो वह चुप हुई। मेरे पति ने कहा कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, तो मैंने कहा कि यह सब तो ठीक है, लेकिन उन्हें कभी फोन वोन करने या मिलने की जरूरत नहीं है। उसने यह नहीं पूछा कि आखिर क्यों। लगेज पिक करने की जगह आपकी बच्ची फिर जोर जोर से चिल्लाने लगी, तो मैंने सोचा कि आपकी आया कहाँ गई, जिसकी आप बड़ी डींग हाका करती थी कि हम कहीं भी जाते हैं तो बच्चे को संभालने के लिए आया अपने साथ लेकर जाते हैं। न जाने आपकी बच्ची भारी हो गई थी या आपके हाथों में जान कम हो गई थी। आपके पति ने जब उसे उठाया तो वह चुप हुई। आपके लगेज हमसे पहले आ गए और आप हमें सी यू सून कहकर हाथ हिलाते हुए चली गई। मैं अक्सर आपके बारे में सोचूंगी। इसकी चाहे जो भी वजह हो वह मैं बता नहीं सकती। जब मेरा बेटा 5 साल का होगा तो मैनहट्टन के किसी स्कूल में उसका एडमिशन कराऊंगी और उसे ट्रेन में लेकर जाऊंगी। वहाँ कभी कभार आपके घर के सामने पार्क में एक बेंच पर बैठूंगी और आपके बारे में जानने के लिए व्याकुल रहूंगी। वहाँ मैं आपका घंटों इंतजार करती रहूंगी कि आप अपने एक हाथ से बेटी का हाथ थामे और दूसरे हाथ में एक पर्स लिए हुए दिखाई देंगी, लेकिन आपकी निगाह मुझ पर नहीं पड़ेगी और आप सीधे चलते हुए मुझे मिले बगैर वहाँ से गुजर जाएंगी। फिर मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगी।